अब जो ये सीरीज मैं लाने जा रही हूँ इसका नाम बियॉन्ड द ओशन है। इस सीरीज को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें विशालकाय समुद्र दिखाया जाता है जिसके अंदर हम कई सारी शिप्स को देखते हैं। उन सभी शिप्स के बीच एक सबसे बड़ी शिप थी जिसके अंदर रॉयल फैमिली बैठी हुई थी और इस फैमिली के अंदर हम एम्परर को देखते हैं जो अपने सेवक से प्रिंस को बाहर से अंदर लाने को कहता है क्योंकि एम्परर पहचान गया था कि बाहर कुछ गलत होने वाला है। मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ था और हर तरफ तूफान ही तूफान था। लेकिन तभी एम्परर का स्टेट एडवाइजर वहाँ आता है और वो अपनी स्किल्स का यूज करता है। वो शिप को चोटी पर चढ़ाकर डेमन विंड को शांत होने की धमकी देता है और तभी जब तूफान थमने का नाम नहीं लेता तो वो अपने स्पेल्स को बाहर निकालता है और स्पेल्स का यूज करता है जिसके थोड़ी देर बाद तूफान थम जाता है और चारों तरफ मौसम फिर से अच्छा हो जाता है। ये सब प्रिंस भी देख रहा था। प्रिंस स्टेट एडवाइजर को अपना टीचर मानता था और वो अपने टीचर की ताकत और उनकी शक्तियों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहता था। वो हमेशा से उनकी तरह बनना चाहता था। वहीं अब सेवक जिसे एम्परर ने प्रिंस को लाने के लिए भेजा था वो यहाँ पर आ जाता है और वो प्रिंस को वापस अंदर चलने को कहता है। लेकिन प्रिंस इतना ज्यादा शरारती था कि वो सेवक की कोई बात नहीं सुनता और वो अपनी मस्ती में ही लगा रहता है। सेवक उसे कहता भी है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, लेकिन प्रिंस उसको ये कहकर वापस जाने को कहता है कि जब तक मेरा टीचर यहाँ है मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। उसके टीचर सच में इतने शक्तिशाली थे। वो सेवक उसे कई तरह से समझाते हैं, तुम्हारे पापा ने कई दशकों से अलग अलग खजाने की खोज की है और कई सारे पायरेट्स तुम्हारे पापा के खजाने को लूटने की फिराक में हैं। सेवक उसे एक जादुई पेंडेंट के बारे में बताता है जो उसके पापा के खजाने की कलेक्शन में था। इसका नाम यूक्सी है और ये एक तरह का जेड पेंडेंट है और ये जेड पेंडेंट इंसानों को चाहे तो दुनिया का राजा तक बना सकता है। अब सेवक कहता है कि इस सब खजाने की वजह से तुम्हें सुरक्षा में ही रहना चाहिए। लेकिन प्रिंस कुछ सोचकर उसको वापस जाने को कहता है और फिर खुद कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं हम एम्परर को देखते हैं जिसके पास स्टेट एडवाइजर आते हैं और स्टेट एडवाइजर का नाम जेन किंग है। एम्परर जेन किंग की तारीफ करता है क्योंकि उसने बड़ी बहादुरी से तूफान को रोक दिया था। लेकिन जेन किंग कहता है कि ये मेरा फर्ज था और फिर वो एम्परर को बताता है कि जब से हमने साउथ सी में एंटर किया है तब से हमारे ऊपर कई सारी दिक्कतें आने लगी हैं। अभी अभी जेन किंग के पास यान देश के राजा का लेटर भी आया है जिसमें उसने एम्परर को अपनी एक दिक्कत बताई है। असल में यान के राजा ने बुद्धिश आइलैंड को खोजने की मुहिम चालू कर दी है। ऐसा करने से उसका बहुत सारा धन खर्च हुआ है जिस वजह से उसका खजाना खत्म होता जा रहा है। इसलिए अब राजा ने छोटे छोटे राज्यों से और व्यापारियों से बहुत भारी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। जेन किंग एम्परर से साउथ सी से वापस घर चलने को कहता है क्योंकि वो राजा एम्परर से भी अब मोटा टैक्स वसूल करने वाला है। लेकिन एम्परर मना कर देता है और उस राजा की इस बात पर बहुत हंसता है और कहता है कि मैंने उसको पहले 2 साल बंदी बनाकर रखा था और अब वो आज हमसे ही इतना कर वसूल कर रहा है। जेन किंग बताता है कि जो वो खोज कर रहे थे वो एक राष्ट्रीय स्तर की खोज थी, लेकिन उसकी इस खोज में एक भी बुद्धिस्ट आइलैंड नहीं मिला। उसको कोई खजाना भी नहीं मिला था और उसके पास जो उसका पुराना खजाना था वो भी खर्च हो चुका था, जिस वजह से उसने ऐसा सब करने की सोची। जेन किंग की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो यान के राजा के डिसीजन को सही बता रहा हो और एम्परर जेन किंग इस बात से अब चिढ़ जाता है और कहता है कि किंग का राजा गवर्नर क्या बन गया, तुम तो उसी का पक्ष लेने लगे। जेन किंग उसे समझाता भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अपनी बात रख रहा था। एम्परर असल में अब अपने घर वापस नहीं लौटना चाहता था क्योंकि वो जहाँ जा रहा था उसे पता था कि उसे बहुत सारा खजाना मिलने वाला है, इसलिए वो वापस जाने के मूड में नहीं था। लेकिन जेन किंग फिर उसे समझाता है और कहता है कि जिस खजाने को आप ढूंढ रहे हो उसी सेम खजाने को पायरेट्स ऑफ 7 किलर्स नाम के पायरेट्स भी ढूंढ रहे हैं और वो पायरेट्स हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमसे उस खजाने के लिए लड़ाई जरूर करेंगे। अब वो और भी बातें करते हैं जिसमें हमें वहाँ के हालातों के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है। वहीं हम प्रिंस को देखते हैं जो ट्रेजर रूम में आकर उस जेड पेंडेंट को ढूंढ रहा था और वो उसको चुराने की फिराक में था। वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आखिर उसके पापा जेन किंग को इतना अवॉइड क्यों करते हैं। उन्हें जेन किंग को इतना अवॉइड नहीं करना चाहिए। असल में प्रिंस जेन किंग को बहुत ज्यादा मानता था और उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि उसके पापा जेन किंग को अवॉइड करते हैं। उसे ये भी पता था कि जेन किंग उसके पापा के पास कुछ बात लेकर गया था, लेकिन अब भी उसके पापा ने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। अब प्रिंस अपने काम में फिर जुट जाता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे फाइनली वो जेड सील पेंडेंट मिल जाता है। जेड सील एक ऐसा जादुई पेंडेंट है जो उनके शिप को समय समय पर दुश्मनों से बचाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर और जेन किंग आपस में काफी तरह की और बातें कर रहे थे, जिसमें जेन किंग कहता है कि यान के राजा सी मर्चेंट्स के बीच काफी ज्यादा मशहूर है और वो हमारी काफी मदद भी कर रहा है। अब एम्परर को गुस्सा आ जाता है
क्योंकि वो एक एम्परर है और उसका एक मिनिस्टर इतनी देर से उससे बहस किए जा रहा है। जेन किंग इतनी देर से यान के राजा की तरफदारी किए जा रहा है और ये बात अब एम्परर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो बात को बदलने के लिए साउथ चाइना सी में उभरते हुए नए पायरेट्स के ग्रुप के बारे में पूछता है, जिस पर जेन किंग बताता है कि वो पायरेट्स का ग्रुप इंडिया से है। उनके शिप का नाम मोगालो है और वो बहुत बड़ी है। उनका सरदार भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास हजारों की संख्या में आदमी है और वो सभी के सभी इतने ज्यादा क्रूर और लालची हैं कि वो बड़े से बड़े योद्धा को खजाना पाने की चाहत में चुनौती दे देते हैं और फिर उसे मार भी देते हैं। उनके सरदार ग्रीडी वॉल्फ हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसके पास सी हिडन पर्ल की पावर भी है। अब ये क्या पावर है वो हमें आगे पता चलेगा। ये सब सुनकर एम्परर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो सिर्फ नॉर्मल पायरेट्स ही नहीं है बल्कि वो स्पिरिट पायरेट्स हैं जिनके पास लाखों की संख्या में सेलर हैं। लेकिन फिर भी एम्परर हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि हमारा वंश भी कम शक्तिशाली नहीं है। अगर हमारा सामना उनसे हुआ तो हम उन्हें जरूर टक्कर देंगे। लेकिन जेन किंग एम्परर की बात को फिर से काट देता है और कहता है कि अभी हमारी सेना कमजोर है और हमारे पास इतना धन भी नहीं है जिसका यूज करके हम कोई युद्ध कर सके। आप दोबारा सोच लीजिए कि हमें करना क्या है। अब ये सब सुनकर एम्परर बौखला जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो कि मैं एम्परर का पद छोड़कर खाली बैठ जाऊं। तुम हमेशा से एम्परर की गद्दी लेना चाहते थे और लगता है कि तुम अब वही मौका ढूंढ रहे हो। जेन किंग एम्परर को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काफी ढूंढने के बाद प्रिंस को वो जेड सील पेंडेंट मिल जाता है और वो उसे पाकर बहुत खुश होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो अपने पापा को देखता है जो अजीब से शक्ल बनाते हुए उसे देख रहे थे। प्रिंस को लगता है कि उसके पापा बस अब उसे डांटने ही वाले हैं और वो उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जेन किंग वहाँ आ जाता है और वो एम्परर की पीठ में तलवार घुसेड़ देता है। प्रिंस ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ ये हुआ क्या। वो अपने फादर के मरने पर बहुत रोता है और अपने टीचर से रोते हुए पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन तभी जेन किंग अपनी तलवार को प्रिंस के पास फेंक देता है और कहता है कि इस हथियार को पकड़ो। अब ये कहते ही वहाँ बहुत सारे सैनिक आने लगते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।